स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यानी यूएपीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को यूएपीए द्वारा देश भर में मामलों की जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है। दूसरा, यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी गतिविधि को गैर कानूनी घोषित करने का पूर्ण अधिकार देता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 इससे व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और उनसे संबंधित मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। गैर कानूनी गतिविधियों को भारत के किसी भी हिस्से के हस्तांतरण या अलगाव का समर्थन करने या उसे उकसाने वाली कार्रवाइयों या इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाने, उसका अनादर करने वाली कार्रवाइयों के रूप में परिभाषित किया जाता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए को यूएपीए द्वारा देश भर में मामलों की जांच और मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है, अतः कथन एक सही है। बता दें कि यह अधिनियम एनआईए के महानिदेशक को एजेंसी या अभिकरण द्वारा मामले की जांच के दौरान संपत्ति की जब्ती या कुर्की की मंजूरी देने का अधिकार भी देता है। इसके जहां तक प्रमुख प्रावधानों की बात है तो वर्ष 2004 तक गैर कानूनी गतिविधियों का तात्पर्य अलगाव और क्षेत्र के हस्तांतरण से संबंधित कार्यों से था। वर्ष 2004 के संशोधन के बाद आतंकवादी कृत्य को अपराधों की सूची में जोड़ा गया। वर्ष 2019 का संशोधन सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी गतिविधि को गैर कानूनी घोषित करने का पूरा अधिकार देता है। अगर सरकार किसी गतिविधि को गैर कानूनी मानती है तो यह आधिकारिक राजपत्र में एक नोटिस प्रकाशित करके इसे आधिकारिक तौर पर गैर कानूनी घोषित कर सकती है, अतः कथन 2 सही है। यूएपीए के अंतर्गत जांच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में आरोप पत्र दाखिल कर सकती है और न्यायालय को सूचित करने के बाद अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाया जा सकता है। यह अपराधियों पर उसी तरह लागू होगा भले ही अपराध भारत के बाहर किसी विदेशी भूमि पर किया गया हो। इसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास को सर्वोच्च दंड माना गया है, अतः विकल्प सी सही है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी ईएएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका गठन वर्ष 2005 में भारत के नेतृत्व वाली पहल के रूप में किया गया था। दूसरा, आसियान समूह के सदस्यों को छोड़कर इसके 18 सदस्य देश हैं। तीसरा, ईएएस सदस्यों की विश्व की जनसंख्या में लगभग 53% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 60% हिस्सेदारी है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन या ईएएस की स्थापना वर्ष 2005 में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के नेतृत्व वाली पहल के रूप में की गई थी, अतः कथन एक सही नहीं है। पूर्वी एशिया समूह का विचार पहली बार वर्ष 1991 में मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जहां तक ईएएस के उद्देश्य की बात है तो ईएएस खुलेपन, समावेशिता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान, आसियान की केंद्रीयता तथा प्रेरक शक्ति के रूप में आसियान की भूमिका के सिद्धांतों पर आधारित है। वहीं अगर इसके सदस्यों की बात करें तो ईएएस हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक वार्ता के लिए एक प्रमुख मंच है जिसमें आसियान सहित 18 सदस्य शामिल हैं। ईएएस में 18 सदस्य अर्थात 10 आसियान देश ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम तथा 8 संवाद साझेदार ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, गणराज्य रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। जहां तक इसके महत्व की बात है तो वर्ष 2023 के अनुसार ईएएस सदस्यों की विश्व की जनसंख्या में लगभग 53% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 60% हिस्सेदारी है, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प ए सही है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सुनिश्चित करता है कि वर्ष 2030 तक क्षीण हो चुके स्थलीय, अंतर्देशीय जल तथा समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र के कम से कम 30%
क्षेत्रों का प्रभावी पुनर्स्थापन हो जाए। दूसरा, इसका लक्ष्य सामूहिक वैश्विक प्रयासों को संदर्भित करना है, न कि प्रत्येक देश द्वारा अपने भूमि और जल क्षेत्र का 30% आवंटित करने की आवश्यकता को। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क यानी KMGBF एक बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर जैव विविधता की हानि को रोकना है। इसे दिसंबर 2022 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कोप की 15वीं बैठक के दौरान अपनाया गया था। यह सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करता है जो जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना वर्ष 2011 से 20 से प्राप्त उपलब्धियों और सबक पर आधारित है। यह सुनिश्चित करता है कि वर्ष 2030 तक क्षीण हो चुके स्थलीय, अंतर्देशीय जल तथा समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र के कम से कम 30% क्षेत्रों का प्रभावी पुनर्स्थापन हो जाए। अतः कथन एक सही है। इसमें वर्ष 2030 तक के दशक में तत्काल कार्रवाई के लिए 23 क्रिया उन्मुख वैश्विक लक्ष्य शामिल हैं जो वर्ष 2050 तक परिणाम उन्मुख लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम बनाएंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह लक्ष्य सामूहिक वैश्विक प्रयासों को संदर्भित करता है, न कि प्रत्येक देश द्वारा अपने भूमि और जल क्षेत्र का 30% आवंटित करने की आवश्यकता को। अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उमंग ऐप को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया गया है ताकि नागरिक एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं का प्रबंधन कर सके। दूसरा, डिजी लॉकर उपयोगकर्ताओं को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि जैसे सरकारी दस्तावेजों के डिजिटल संस्करणों को संग्रहित करने और उन तक पहुंचने की अनुमति देता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। उमंग ऐप को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया गया है ताकि नागरिक एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई सरकारी सेवाओं का प्रबंधन कर सकें। अतः कथन एक सही है। डिजी लॉकर उपयोगकर्ताओं को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र और शैक्षणिक मार्कशीट जैसे सरकारी दस्तावेजों के डिजिटल संस्करणों को संग्रहित करने और उन तक पहुंचने की अनुमति देता है। अतः कथन 2 सही है। वर्ष 2009 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, पूर्व में मीडिया लैब एशिया के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग बनाया गया था। अतः विकल्प सी सही है। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने आपातकाल के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति आंदोलन 1975 से 1977 तक का नेतृत्व किया। दूसरा, उन्होंने आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम आंदोलन को बढ़ावा दिया। तीसरा, उन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उपरोक्त विशेषताओं द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का सबसे अच्छा वर्णन किया गया है? विकल्प ए मोरारजी देसाई, विकल्प बी लाल बहादुर शास्त्री, विकल्प सी जयप्रकाश नारायण, या विकल्प डी सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, समाज सुधारक और राजनेता थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन के बाद मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित थे। उनका उद्देश्य सर्वोदय के आदर्शों के अनुरूप सामाजिक परिवर्तन लाना था, जो कि सभी के लिए प्रगति पर जोर देने वाला गांधीवादी दर्शन है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की सह स्थापना की तथा कांग्रेस पार्टी के भीतर वामपंथी दृष्टिकोण का समर्थन किया। भूदान ग्रामदान आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया आंदोलन को बढ़ावा दिया। इस आंदोलन के तहत उनकी मांग भूमिहीनों को भूमि पुनर्वितरण की थी। वर्ष 1959 में उन्होंने 4 स्तरीय शासन प्रणाली के साथ एक विकेंद्रीकृत राजनीतिक संरचना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने आपातकाल 1975 से 1977 के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया और भ्रष्टाचार तथा अधिनायकवाद के मुखर आलोचक बन गए। 8 अक्टूबर 1979 को उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें वर्ष 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अतः विकल्प सी सही है। मीथेन चक्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मीथेनोजेंस अधिक मीथेन का निर्माण करते हैं जिनका उपभोग मीथेनोट्रोफ्स द्वारा किया जाता है। दूसरा, मीथेनोट्रोफ्स शुष्क ऑक्सीजन युक्त मृदा की ऊपरी परतों में रहते हैं। तीसरा, पृथ्वी के वायुमंडल से मीथेन को निष्कासित करने का मुख्य तंत्र वायुमंडल के भीतर ऑक्सीकरण है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, या विकल्प डी कोई भी नहीं।
तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। आर्द्रभूमि जैसे कई स्रोत हैं जो वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जित करते हैं। इसके अलावा ऐसे सिंक या विधियां भी हैं जिसके द्वारा मीथेन उत्सर्जन को कम या समाप्त किया जाता है। मीथेन चक्र की प्रक्रिया मृदा में शुरू होती है, जहां सूक्ष्म जीवों द्वारा मीथेन गैस का निर्माण होता है। मृदा द्वारा उत्पादित मीथेन का उपभोग मीथेनोट्रोप्स, मीथेन पर निर्भर रहने वाले सूक्ष्मजीव के द्वारा किया जाता है। मीथेनोजेंस अधिक मीथेन का निर्माण करते हैं जिनका उपभोग मीथेनोट्रोप्स द्वारा किया जाता है, अतः कथन एक सही है। मीथेनोट्रोप्स शुष्क ऑक्सीजन युक्त मृदा की ऊपरी परतों में रहते हैं क्योंकि उनकी अंतःक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अतः कथन दो सही है। उनके भोजन का बुलबुले के रूप में सतह पर उठने के साथ ही वायुमंडल में मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। यह अन्य स्रोतों से प्राप्त मीथेन जैसे लैंडफिल, पशुधन और जीवाश्म ईंधन के दोहन से प्राप्त मीथेन में शामिल हो जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में मीथेन को निष्कासित करने का मुख्य तंत्र हाइड्रोक्सिल रेडिकल द्वारा क्षोभ मंडल के भीतर ऑक्सीकरण है, अतः कथन तीन सही नहीं है। क्षोभ मंडल में मौजूद मीथेन समताप मंडल में पहुंच जाती है, जहां एक समान प्रक्रिया द्वारा इसे वायुमंडल से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, अतः विकल्प बी सही है। स्पेस एक्स के स्टारशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्टारशिप में एक बूस्टर होता है जिसे सुपर हेवी कहा जाता है तथा यह ऊपरी भाग होता है जिसे स्टारशिप अंतरिक्षयान कहा जाता है। दूसरा, यह अब तक निर्मित सबसे बड़ा रॉकेट है जो सैटर्न 5 रॉकेट से भी ऊंचा है। तीसरा, स्टारशिप को केवल चालक दल और माल को पृथ्वी की कक्षा तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। स्टारशिप में सुपर हेवी बूस्टर और अंतरिक्षयान शामिल हैं, अतः कथन एक सही है। यह वास्तव में सैटर्न 5 रॉकेट से भी ऊंचा है, अतः कथन 2 सही है। इसे पृथ्वी की कक्षा से परे चालक दल और कार्गो ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें चंद्रमा और मंगल ग्रह के मिशन भी शामिल हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह 100 लाख करोड़ रुपए की पहल है जिसका उद्देश्य भारत के बुनियादी ढांचे को बदलना है और इसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। दूसरा, यह योजना अंतर मंत्रालयी सहयोग के बिना स्थिर डाटाबेस का उपयोग करके विकसित की गई है। तीसरा, इसका उद्देश्य अंतर मंत्रालयी बाधाओं को दूर करके भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान अक्टूबर 2021 में लॉन्च की गई यह 100 लाख करोड़ रुपए की परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाना है, अतः कथन एक सही है। इस योजना का उद्देश्य परियोजना को पूरा करने में तेजी लाना, समय सीमा कम करना और अंतर मंत्रालयी बाधाओं को दूर करके भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है, अतः कथन 2 सही नहीं है। पीएम गति शक्ति का विजन एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाना है जो जीवन को आसान बनाता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और भारतीय व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प सी सही है। आत्महत्या के लिए उकसाने पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आत्महत्या के लिए उकसाने हेतु प्रत्यक्ष और मजबूत प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है जिससे व्यक्ति के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। दूसरा, मृतक के साथ केवल संबंध या व्यावसायिक संबंध होने से कोई व्यक्ति स्वतः ही उकसावे का दोषी नहीं हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए प्रत्यक्ष और मजबूत प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है जिससे व्यक्ति के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, अतः कथन एक सही है। मृतक के साथ केवल संबंध या पेशेवर संबंध होने से कोई व्यक्ति स्वतः ही उकसावे का दोषी नहीं हो जाता, अतः कथन 2 भी सही है, अतः विकल्प सी सही है। भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत की पेटेंट बॉक्स व्यवस्था पेटेंट के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंट से प्राप्त रॉयल्टी आय पर रियायती कर दर प्रदान करती है। दूसरा, पेटेंट आवेदनों में वृद्धि के बावजूद
भारत अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों से विदेशी देशों को दी जाने वाली रॉयल्टी से अधिक कमाई करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। भारत की वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो वर्ष 2015 में 81वें स्थान से बढ़कर वर्ष 2022 में 40वें स्थान पर पहुंच गई है, और यह अनुसंधान एवं विकास, निवेश और सरकारी पहलों में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। भारत की पेटेंट बॉक्स व्यवस्था पेटेंट व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंट से रॉयल्टी आय पर रियायती कर दर प्रदान करती है। अतः कथन एक सही है। भारत वर्तमान में अपनी आय से अधिक आईपीआर यानी रॉयल्टी का भुगतान करता है, जिससे वित्तीय असंतुलन उत्पन्न होता है। अतः कथन दो सही नहीं है। अतः विकल्प ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने आसियान देशों के साथ सुरक्षा सहयोग और कनेक्टिविटी को शामिल करके पूर्ववर्ती लुक ईस्ट पॉलिसी को उन्नत किया है। दूसरा, भारत का इंडो पैसिफिक विजन, जिस पर वर्ष 2018 में जोर दिया गया था, समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र एवं समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने आसियान देशों के साथ सुरक्षा सहयोग, कनेक्टिविटी को शामिल करके पहले की लुक ईस्ट पॉलिसी को उन्नत किया है। अतः कथन एक सही है। भारत का इंडो पैसिफिक विजन, जिस वर्ष 2018 में जोर दिया गया, समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र एवं समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अतः कथन दो सही है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत की आर्थिक भागीदारी उसके रणनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों के पीछे रह गई है तथा मजबूत व्यापार समझौतों की आवश्यकता अभी भी मौजूद है। अतः विकल्प सी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारतीय न्यायपालिका में चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, न्यायिक प्रक्रिया में देरी मुख्यतः मामला प्रबंधन नियमों और समय निर्धारण प्रथाओं के असंगत कार्यान्वयन के कारण होती है। दूसरा, न्यायाधीशों के मूल्यांकन के लिए इकाइयों की प्रणाली उन्हें सरल मामलों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती है, जिससे अधिक जटिल मामलों में देरी होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।